Hello everyone, welcome to 91.2 NIVH. हेलो दोस्त। गाइस, हम सबको अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की एक आदत लग चुकी होती है ना। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जो चीजें हैं सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे, जैसे हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ। लेकिन जरा सोचिए, अगर धीरे धीरे यही सिंपल मूवमेंट्स भी कंट्रोल करने में दिक्कत हो जाए तो लाइफ कितनी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है, राइट? तो आज हम ऐसी ही एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंसान के मूवमेंट को इफेक्ट करती है, पार्किंसंस डिजीज। और इसी बारे में अपनी गाइडेंस देने हमारे बीच एक एक्सपर्ट जुड़ी है टेलीफोनिक माध्यम से, डॉक्टर शुभ्रा सरस्वत, सीनियर रेसिडेंट न्यूरोलॉजी, एम्स ऋषिकेश। तो मैम से बात करेंगे और समझेंगे पार्किंसंस डिजीज के बारे में। सो हेलो मैम। हेलो। अच्छा लगा आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और मैं आपको ये जानकारी दे पाई। सेम हियर। तो मैम, सबसे पहले तो हमें सिंपल शब्दों में यही समझाइए कि पार्किंसंस डिजीज होता क्या है? बिल्कुल, पार्किंसंस डिजीज एक बीमारी है दिमाग की, जिसमें कि आपने जैसे बताया कि हम अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सीधे शब्दों में कहें तो इसमें दिमाग में एक केमिकल होता है हमारे डोपामीन, जिसकी हम्म। कमी के कारण हमारे शरीर की गतिविधियां हमारे कंट्रोल से बाहर जाने लगती हैं। मरीज की गतियां धीरे हो जाती हैं, चलने की स्पीड स्लो हो जाती है और मूवमेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपने मुकाबले। जैसे चलने में भी दिक्कत होने लगती है, बैलेंस बनाने में दिक्कत होने लगती है। ये कुछ लक्षण होते हैं इसके। ओके। तो मैम, इसके अर्ली साइंस क्या होते हैं, मतलब और क्या कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं पार्किंसंस डिजीज के? इसके शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं, जिन्हें के पहचानने में काफी मुश्किल होती है, और ज्यादातर लोग जो होते हैं इसे बुढ़ापे का ही एक पार्ट मान लेते हैं। जैसे हम्म। कि इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं: हाथ का हल्का कंपन होना हाथ में, चलने ओके। की गति धीमी हो जाना, लिखावट छोटी हो जाना, चेहरे के एक्सप्रेशंस कम हो जाना, हाथ पैरों में जकड़न होना। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि शुरुआत में आते हैं, और ये धीरे 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 समय के साथ बढ़ने लगते हैं अगर दवा ना ली जाए तो। ओके, तो ये बेसिकली होता क्यों है? इसके मेन कॉजेस या फिर कोई फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये ज्यादातर तो ओल्ड एज में ही होता है, जैसे 60 साल के ऊपर। हम्म। और जैसे ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, जिसमें के टाइम के साथ साथ, ओल्ड एज के साथ साथ दिमाग सिकुड़ने लगता है, और उसमें केमिकल होता है डोपामीन, उसका रिलीज कम हो जाता है, वो कम बनने लगता है दिमाग में, जिसके के कारण ये होता है। पर इस कुछ यंग पेशेंट्स में भी ये हो सकता है। अगर 40 के कम उम्र में होता है तो उसे यंग ऑनसेट पार्किंसंस कहते हैं। उसके कारण अलग होते हैं, जिसमें कि जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। ओके, तो मतलब जैसे एज स्पेसिफिक कह सकते हैं इसको, या फिर जैसे आपने यंग एज में भी कहा, तो हम्म। फिर क्या कोई स्पेसिफिक एज होती है कि जिस एज में ये होता होगा? नहीं, मोस्टली 60 साल से ऊपर होता है, पर कुछ कम पेशेंट्स में यंग में भी हो सकता है, जिनमें कि जेनेटिक कारण ज्यादातर सामने आते हैं। ओके, तो जैसे अभी आपने ये भी कहा कि यंग जनरेशन में भी हो सकता है, हम्म। और मैं उस चीज को कनेक्ट कर रही हूँ जहाँ पे आपने ये भी बोला था कि हाथों का कंपन होता है। हम्म। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ, मतलब नेचुरली कई लोगों के ना, जैसे अगर आप ट्रे पकड़ के ले जाते हो हम्म। तो हम्म। तब भी नोटिस करते हैं कि हाथ कांपने लगते हैं। जैसे हम्म। फोटो भी खींचनी है तो ऐसे बोलते हैं ना, स्टिल रखो कैमरा, पर वो हो हम्म। नहीं पाता, हाथ कांपते हैं। क्या ये भी उसका कुछ अर्ली साइन है या फिर ये उससे कुछ अलग है? नहीं, वो हाथों की कंपन अलग होती है। वो यूजुअली असेंशियल ट्रेमर्स होते हैं, जैसे एंजाइटी के टाइम पे होते हैं, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर थोड़ा स्ट्रेस होता है। वो हम्म। कंपन अलग होती है। जो पार्किंसन की कंपन होती है वो रेस्ट में होती है ज्यादातर, मतलब जब हाथ रखे होंगे या ओके। पेशेंट आराम से बैठा होगा, कोई काम नहीं कर रहा होगा, ये उस टाइम कंपन होती है पेशेंट्स में। ओके, तो मैम इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, मतलब कब हम डॉक्टर के पास जाना प्रिफर करें, कब जाएं? अच्छा, इसका डायग्नोसिस यूजुअली क्लिनिकली होता है। कोई और ऐसी इन्वेस्टिगेशंस यूजुअली नहीं होती इनमें। क्लिनिकली मतलब हम लक्षणों से ही पहचानते हैं कि मरीज को ये बीमारी है। इसके अलावा एमआरआई या फिर कुछ ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस अगर हमें लगता है तो करवाई जाती है। जैसे हमारे पास मरीज जो कुछ मेन लक्षण इसके जो होते हैं, जैसे गति का धीमा होना, हम्म। चलने में अनस्टेबिलिटी होना, पैर जहाँ रख रहे हैं वहां ना रख पाना, बॉडी में अकड़ाहटपन होना, और रेस्ट पे ट्रेमर्स होना, मतलब बैठे हुए खाली हाथों का या पैरों का कंपन होना। ओके, सो बेसिकली इस तरीके से डायग्नोस होता है पार्किंसंस। तो क्या पार्किंसंस डिजीज क्यूरेबल है या फिर ये मैनेजेबल है, क्या होता है बेसिकली?
जी बिल्कुल, बिल्कुल क्यूरेबल तो नहीं है ये। हाँ, पर दवाइयों से इसके लक्षणों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिज़ीज़ है। न्यूरो डिजेनरेटिव मतलब दिमाग का डिजेनरेशन होता है टाइम के साथ-साथ। तो धीरे-धीरे डोपामाइन लेवल जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है और निकलना कम होता जाता है। तो हम बाहर से इसमें केमिकल ही देते हैं डोपामाइन, जो कि कुछ हद तक बॉडी के लक्षणों को कंट्रोल करता है। पर जब ये एडवांस हो जाती है कुछ सालों बाद, तो डोपामाइन का असर आना भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो शुरुआती टाइम में हम इन लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं दवा के। और कुछ उसमें सर्जरी का भी रोल होता है कुछ केसेस में, जिनमें के कंपन दवाओं से कंट्रोल न हो रही हो, पर दवा का रिस्पॉन्स बाकी चीजों पे आ रहा हो, जैसे धीमेपन में सुधार आ रहा हो। तो उन केसेस में हम डीबीएस, एक सर्जरी होती है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, उसका भी इस्तेमाल करके रोका जा सकता है। ओके, मतलब ट्रीटमेंट के लक्षणों को तौर पे। कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, मतलब ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन और मतलब सर्जरी से, तो थेरेपीज हम्म का कोई रोल नहीं होता क्या बीच में? थेरेपीज से जैसे कि एक्सरसाइज करने से, योगा करने से, कुछ एक्सरसाइज से मरीज बेहतर ही होगा। मतलब फायदा होता है इनका भी, क्योंकि जितना मूवमेंट बॉडी में रहेगा उतना बेहतर वो आगे तक रहेगा मरीज। ओके। अकड़ाहटपन कम होगी फिजियोथेरेपी से। तो इनका भी रोल है, जितना कि हम्म। दवाइयों का रोल है, इनका भी रोल है उतना ही। ओके मैम, अभी हमने सिम्टम्स तो जान लिए, पर अक्सर ये होता है ना, सिम्टम्स जानने से हम किसी की लाइफ की स्ट्रगल को नहीं जान पाते, क्योंकि हम्म सिम्टम्स तो हम नेचुरली ऐसे ही समझ लेते हैं। तो हम्म ऐसे में आप हमें ये बताइए कि जो पार्किंसंस पेशेंट होते हैं, जिनको ये डिजीज होती है, तो हम्म उनको डेली लाइफ में कौन से चैलेंजेस आते हैं? क्या वो अपना काम खुद कर सकते हैं, या फिर किसी और की हेल्प की जरूरत पड़ती है, या फिर डिपेंडेंट होते हैं? कैसे होता है मैम? जैसे पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट को छोटे छोटे कामों में मुश्किल आती है। जैसे उनकी गति धीमी हो जाती है, वो बाकी लोगों के मुकाबले धीरे चलने लगते हैं। हम्म। लिखना धीमा हो जाता है, बॉडी में अकड़ाहट होती है, बटन वगैरह लगाने में अकड़ाहट की वजह से अपने कपड़े पहनने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे में ओके। ज़रूरी होता है कि पेशेंट के साथ वाले उनकी मदद करें, उन्हें साहस दें, उनकी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करें, उन्हें प्रोत्साहन दें, बजाय उससे इरिटेट होने के कि ये धीमे हो गए हैं, ये ऐसे ही चलते हैं। उन्हें इग्नोर करने की बजाय ज़रूरी है कि पेशेंट्स, इन पार्किंसंस पेशेंट को जो साथ वाले लोग हैं, सहारा दें साथ में। ओके, तो मतलब इसी तरह हम, जैसे मेरा अगला सवाल तो इसी पे होने वाला था कि फैमिली मेंबर्स को और केयर गिवर्स को किस तरीके साथ उनके साथ बिहेव करना चाहिए। सो दिस इज द वे दे हैव टू बिहेव, राइट? उन्हें समझना चाहिए उनकी दिक्कतों को। और ऐसे मरीजों में डिप्रेशन भी बहुत कॉमनली होता है, क्योंकि वो ओल्ड एज होती है, वो जी। डिपेंडेंट होते हैं वैसे ही दूसरे लोगों पे, अपने घर वालों पे। तो और हम्म। जब उन्हें ये लक्षण आने लगते हैं साथ में, वो अपने काम नहीं कर पाते, तो उनका डिप्रेशन बढ़ जाता है। डिप्रेशन बीमारी के कारण भी बढ़ता है, और इस बीमारी में पर से भी डिप्रेशन होता है। तो घर करेक्ट। वालों को, साथ वालों को ये समझना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। करेक्ट। मैम, जैसे आपने बताया कि ओल्ड एज में होता है, तो क्या ऐसे में जो नॉर्मल एजिंग के जो सिम्टम्स हैं, हम्म वो और पार्किंसंस के जो सिम्टम्स हैं, क्या ये कंफ्यूजिंग हो सकते हैं? क्या ये सेम है? हाँ, बहुत लोगों में जैसे हमने देखा है कि बढ़ती उम्र के कारण जो लोग बुढ़ापे में होते हैं, लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में ज्यादातर यही सोच के अनदेखा कर देते कि बुढ़ापे में तो धीमापन होता ही है। होता ही है जी। पर अंतर ये होता है कि धीमापन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हम्म। अकड़ाहटपन अलग से आएगी। अकड़ाहटपन नॉर्मल नहीं होता बुढ़ापे में। धीमापन भले होता है, अकड़ाहटपन नहीं होता है। दूसरी बात, कंपन होना और एक्सप्रेशंस कम हो जाना, चेहरे की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाना, जो कि समय समय के साथ साथ बढ़े। ये कुछ साइंस हैं जो कि बताएंगे कि मरीज को पार्किंसन हो रहा है। ओके। तो मैम, ऐसे में आपने बताया था कि कुछ मतलब बॉडी मूवमेंट से उनको इम्प्रूवमेंट होता है, तो ऐसे में अगर पार्किंसंस डिजीज वाले कोई पर्सन है, तो हम्म उनको कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस रिकमेंड करते हैं, या फिर एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं, या फिर कोई भी बॉडी मूवमेंट जो भी आप बता रहे हो, क्या हम्म रिकमेंड किया जाता है जो उनके लिए हेल्पफुल हो? उन्हें चलने के लिए कहा जाएगा, रोज एक्सरसाइज करें, कुछ घंटे हम्म। टहलें, अपने कामों को करने की खुद से कोशिश करें, भले ही टाइम लेके करें, पर खुद से कोशिश करने की कोशिश करें। छोड़ें ना किसी भी काम को कि धीमापन हो गया है तो न करें। अपने करने के लिए जितनी फिजिकल एक्सरसाइज पॉसिबल है वो करें। ओके। बाकी दवाइयाँ टाइम से लें, जैसे डॉक्टर से सलाह टाइम पे ले लेके फॉलो अप करते रहें। ओके, तो मैम एंड में आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लिसनर्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि पार्किंसन बीमारी जो है, क्योंकि ये ज्यादातर बुढ़ापे में ही होती है, तो उन लोगों का साथ दें, उन्हें छोड़े ना, उनसे इरिटेट ना हो, उन्हें समय समय पर डॉक्टरों को दिखाएं,
और उनकी मदद जितनी हो सके उन्हें इमोशनली भी सपोर्ट करें और उनका आत्मविश्वास बनाए रखें। थैंक यू सो मच मैम। एंड थैंक हमारे यू सर। लिसनर्स के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि आज ग्लोबल अवेयरनेस डे है रिगार्डिंग पार्किंसंस डिजीज। तो ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमें बीमारियों के बारे में अवेयरनेस हो, बिकॉज जब तक हमें अवेयरनेस नहीं होगी हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि किस तरीके से मदद करना है, क्या चीजें हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि अगर किसी को बीमारी है सिर्फ उन्हीं को ये चीजें पता होनी चाहिए। एवरीबडी नीड्स टू नो, है ना मैम? बिल्कुल। सबको पता होगा तब जाके ही हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। जितनी जल्दी नॉलेज होगी उतनी जल्दी बीमारी पकड़ी जाएगी, उतना जल्दी इलाज संभव होगा, मरीज को भी फायदा होगा, साथ वालों को भी फायदा होगा। सो यस, आज वर्ल्ड पार्किंसंस डे है और इसी उपलक्ष्य पर ये इंटरव्यू है। जितना हो सके उतना आप समझिए और भी लोगों के पास शेयर कीजिए। सो यस, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिएगा ओनली ऑन 91.2 एंड IVH। हेलो दून।